आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एंड्रोसमेंट। एंड्रोसमेंट को पृष्ठांकन या बेचान भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पृष्ठांकन या बेचान क्या होता है। साधारण बोलचाल में जब किसी विनिमय साध्य विलेख की पीठ या मुख्य पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिखकर उस पर साइन करना पृष्ठांकन अथवा बेचान या एंड्रोसमेंट कहलाता है। ठीक है, फिर इसकी एक सटीक डेफिनेशन देखी जाए तो वह है भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1981 की धारा 15 के अनुसार कि जब किसी विनिमय साध्य विलेख का लेखक या धारक विलेख की पीठ या उसके मुख्य पृष्ठ पर अथवा उसके साथ संलग्न कागज की पर्ची पर पराक्रमण के प्रयोजनार्थात लेखक से भिन्न या अन्य रूप में हस्ताक्षर करता है तो ये कहा जाएगा कि उसे उस विपत्र का पृष्ठांकन किया है और वह इसका पृष्ठांकन करता है। ठीक है, तो ये तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख के अनुसार बताया गया है कि पृष्ठांकन क्या होता है। या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृष्ठांकन जो है विनिमय साध्य विलेख की पीठ या मुख्य पृष्ठ पर सिग्नेचर या किसी व्यक्ति का नाम लिखकर सिग्नेचर करने से संभव होता है ना। तो पृष्ठांकन करने का जो ऑब्जेक्ट होता है विलेख का जो है पराक्रमण करना होता है और एंड्रोसमेंट विलेख के धारक या लेखक द्वारा या लेखक से विभिन्न रूप में किया जाता है। और पृष्ठांकन विलेख के साथ संलग्न कागज की पर्ची पर भी किया जा सकता है। और पृष्ठांकन जो है हमेशा रिटन में और सिग्नेचर युक्त होता है और पृष्ठांकन वही धारक कर सकता है जिसका कि विलेख पर वैधानिक अधिकार होता है। तो ये तो मैंने बताया एंड्रोसमेंट क्या है। अब क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड्रोसमेंट के पीछे, तो विलेख में उल्लेखित संपत्ति या अधिकार कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से कि या तो प्रॉपर्टी हो कोई या फिर उसके कोई लायबिलिटीज़ हो, इनके हस्तांतरण के उद्देश्य से ही विलेख के लेखक या धारक दोनों विनिमय साध्य विलेख का एंड्रोसमेंट करता है। इसके अलावा विलेख पृष्ठांकन का उद्देश्य जो है पृष्ठांकित को यह गारंटी देना होता है कि सबसे पहला तो जो विलेख लिख रहा है वो सही है ना। तो विलेख सही है अर्थात न तो विलेख कोई जाली है और ना ही विलेख पर किया गया पृष्ठांकन जाली है। फिर विलेख पर लेखक या पृष्ठांकनकर्ता का लीगल जो है राइट है। फिर अनादरण पर क्षतिपूर्ति का वचन करता है कि पृष्ठांकन विलेख के अनादरण डिसऑनर की अवस्था में वो उसको क्षतिपूर्ति का वचन देता है। फिर विलेख का किसी अन्य को भुगतान दिलाना, तो पृष्ठांकन का उद्देश्य विलेख के धारक अथवा लेखक द्वारा विलेख का भुगतान किसी अन्य को दिलाना हो सकता है। तो ये तो मैंने कुछ इसके ऑब्जेक्टिव बताए कि इसके पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब जो विलेख का पृष्ठांकन है हमारा कौन कौन कर सकता है ये भी जानते हैं साथ में। तो विलेख के जो एंड्रोसमेंट है विलेख के विधिवत धारक जो होते हैं अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका विलेख पर कानूनी अधिकार हो सकता है, अधिकार हो वो कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है ये जानते हैं। तो विलेख का लेखक या धारक जो है इसका पृष्ठांकन कर सकता है। तो किसी भी विलेख का पृष्ठांकन उसके लेखक या धारक द्वारा किया जा सकता है। यदि भी एक अवयस्क लेखक धारक भी विलेख का पृष्ठांकन कर सकता है किंतु वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से पृष्ठांकन के जो रिजल्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, जबकि विलेख के अन्य जो पक्षों को अपने उत्तरदायित्व के प्रति उत्तरदायी वो ठहरा सकता है।
फिर एक एजेंट के द्वारा भी एंडोर्समेंट किया जा सकता है। विनिमय साध्य विलेख की धारा 27 के अनुसार एक एजेंट अपने स्वामी के आदेशानुसार विलेख का प्रष्टांकन कर सकता है। उसे प्रष्टांकन करते समय सारी चीज़ें स्पष्ट कर देनी ज़रूरी है, अन्यथा विलेख के डिसऑनर की स्थिति में वह स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदार होगा। ठीक है। फिर जॉइंट एंडोर्समेंट भी किया जा सकता है, जैसे जब किसी विलेख के लेखक एक से अधिक हों तो विलेख की जो एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट भी उन सभी के द्वारा किया जा सकता है। कोई अकेला जो लेखक है वैधानिक एंडोर्समेंट नहीं कर सकता, किंतु जब हम पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी अधिकृत साझेदार या सभी साझेदार की ओर से अकेला वो एंडोर्समेंट कर सकता है। फिर होता है लीगल उत्तराधिकारी जो होता है वो प्रष्टांकन कर सकता है। तो जब किसी विलेख के लेखक की एंडोर्समेंट के बाद किंतु विलेख की सुपुर्दगी से पहले डेथ हो जाती है तो उसका लीगल जो है उत्तराधिकारी केवल विलेख की सुपुर्दगी से विलेख का हस्तांतरण कर सकता है, क्योंकि उसको वैधानिक हस्तांतरण के लिए विलेख का एंडोर्समेंट तथा उसकी सुपुर्दगी दोनों करना होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि एंडोर्समेंट कौन कौन कर सकता है। अब आते हैं कि विलेख प्रष्टांकन की टाइम ड्यूरेशन पर। तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 60 के अनुसार किसी भी विलेख का प्रष्टांकन विलेख के भुगतान, उसके पेमेंट या फिर उसके सेटिस्फेक्शन से पहले ही किसी भी समय पर किया जा सकता है, और पेमेंट या उसका सेटिस्फेक्शन के बाद विलेख का प्रष्टांकन जो है नहीं किया जा सकता। और इसी में विनिमय साध्य विलेख की धारा 15 के अनुसार जो विनिमय बिल और उसके आलेखन या उसकी स्वीकृति के पूर्व या किसी विलेख के आलेखन के पूर्व भी प्रष्टांकन किया जा सकता है, किंतु ऐसा प्रष्टांकन केवल स्टैम्प पेपर पर ही किया जा सकता है जिस पर बाद में लिखा जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। अब इसी में जानते हैं कि वैध प्रष्टांकन के लिए आवश्यक कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, या ऐसे रूल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या हम ये कह लें कि इसकी शर्तें और नियम कौन कौन से हो सकते हैं ना। तो इसकी शर्तें और नियम जो होते हैं वो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1981 की धारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रष्टांकन सदैव जो है रिटन में और सिग्नेचर सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, और वही प्रष्टांकन जो है वैध माना जाता है। मौखिक प्रष्टांकन जो है वो वैध नहीं माना जाता है, और प्रष्टांकनकर्ता के सिग्नेचर के बिना प्रष्टांकन वैध नहीं होता। अब हम अनपढ़ व्यक्ति की बात करें तो अनपढ़ व्यक्ति के प्रमाणित अंगूठे के निशान भी एंडोर्समेंट में जो है वैध माने जाते हैं ना। और प्रष्टांकन जब हम एंडोर्समेंट की पीठ या उसके मुख्य पृष्ठ अथवा साथ जो उसके कोई भी कागज़ या पर्ची पर हस्ताक्षर कर संलग्न अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर करने पर भी वो वैध माना जाता है। ठीक है, लीगल है ये सारे। फिर प्रष्टांकन का विपत्र पर वैधानिक अधिकार हो। अब विनिमय साध्य विलेख का प्रष्टांकन उसके राइटर या धारक होल्डर द्वारा किया जा सकता है जिसका कई विपत्र पर लीगल पोजीशन हो, है ना। फिर प्रष्टांकन का समय मैंने बताया था आपको पहले भी। तो अधिनियम की धारा 60 के अनुसार विनिमय साध्य विलेख का प्रष्टांकन विलेख लिखने के बाद तथा भुगतान से पूर्व लीगल माना जाता है। और प्रष्टांकन की संपूर्ण राशि का होना चाहिए। तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 56 के अनुसार प्रष्टांकन जो है विलेख
विलेख में अंकित संपूर्ण राशि का होना चाहिए, ठीक है। और विलेख में अंकित राशि के आंशिक भाग का पृष्ठांकन कभी भी वैध नहीं माना जाएगा। यदि विलेख में अंकित कुछ राशि का पूर्व में भुगतान कर दिया गया है और बची हुई शेष राशि के विलेख पर जो है स्पष्ट रूप से टिप्पणी कर देनी चाहिए या लिख देना चाहिए कि शेष राशि का पृष्ठांकन कर दिया गया है, तो शेष राशि का पृष्ठांकन किया जा रहा है, तो ये क्या है, लीगल माना जाएगा, है ना। अब इसी में आते हैं इसके नियम में कि पृष्ठांकन की नेचर क्या है, नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो यदि विनिमय साध्य विलेख में आदेशानुसार अथवा इसी प्रकार के मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग न हो तो हमारा एंडोर्समेंट किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। पर अगर विलेख में आगे एंडोर्समेंट न किए जाने का उल्लेख हो तो पृष्ठांकन जो है लीगल नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर पृष्ठांकन की क्रमबद्धता भी एक नियम है इसका कि अधिनियम की धारा 118E के अनुसार यदि किसी विलेख पर एक से अधिक पृष्ठांकन किए गए हों तो उन्हें उसी क्रम में माना जाएगा जिस क्रम में कि वो किए गए हैं या लिखे गए हैं, जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न किए जाएं, ठीक है। अब फिर पृष्ठांकन एक ही व्यक्ति या संयुक्त नाम से जो है लीगल माना जाएगा। यदि किसी विलेख का पृष्ठांकन दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर किया गया है तो वह वैध नहीं माना जाएगा, किंतु जॉइंट एंडोर्समेंट बिल्कुल लीगल माना जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताए हैं कि क्या क्या इसकी शर्तें या क्या क्या इसके नियम हो सकते हैं हमारे एंडोर्समेंट के, है ना। अब इसके और भी शर्तें और नियम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही है। इसके बाद पृष्ठांकन के स्वरूप या प्रकार आते हैं जिसे कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे।